Welcome to MediG classes. This is fifth lecture of surface chemistry class 12. Okay. Now previous lecture में हमने colloidal के कुछ properties देखे थे. 3 properties के regarding हमने study किया था. Okay. Now इस lecture में हम उस properties को continue करते हैं. हम fourth properties पढ़ेंगे. That is called the electrical properties. पिछले प्रॉपर्टीज में हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसमें कि आपका टेंडल इफेक्ट आया था, ठीक है. देन आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ठीक है. अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल या कोलॉइडल पार्टिकल्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टीज इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, यानी जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उस पे कुछ ना कुछ अमाउंट में हमेशा ही चार्ज रहता है. ओके, एंड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उस सब पे सेम नेचर का चार्ज होता है. कहने का मतलब कि कोलॉइडल सॉल्यूशन ए एंड बी का है, जिसमें बी डिस्पर्जन मीडियम है एंड ए डिस्पर्स फेज है. तो डिस्पर्स फेज यानी ए के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस सब पे एक नेचर का चार्ज होगा. आइदर वो पॉजिटिव चार्ज होगा और निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि कुछ पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज है और कुछ पोर्शन में आपका निगेटिव चार्ज है. सो ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल कंसिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. एंड जस्ट उसके अपोजिट में जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है उस पे कोलॉइडल पार्टिकल के जस्ट अपोजिट चार्ज होता है. मीन्स अगर डिस्पर्जन फेज का चार्ज पॉजिटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव. सो ओवरऑल ये जो हो जाता है एक टाइप से न्यूट्रल सॉल जो होते हैं कोलॉइडल सॉल, वो एक टाइप से न्यूट्रल होता है. ओके, सो देखते हैं हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज. ओके, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज? तो हम ये लिख सकते हैं ऑल पार्टिकल्स ऑफ colloids possess चार्ज. चाहे वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव हो सकता है. चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव. एंड जो आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है उसमें कोलॉइडल पार्टिकल का ठीक अपोजिट चार्ज होता है. एंड डिस्पर्सन मीडियम possess just opposite charge. ओके, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके जस्ट अपोजिट चार्ज कंसिस्ट करता है. सो ओवरऑल जो सॉल्व हुआ वो आपका क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. सो सॉल्व इज न्यूट्रल, ठीक है. अब है कि ये चार्ज आते कहाँ से हैं? ये जो कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है वो कहाँ से आता है, या डिस्पर्सन मीडियम में के जो पार्टिकल्स हैं उस पे चार्ज कहाँ से आते हैं? तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं. उसमें से फर्स्ट है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन. कॉमन आयन का मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्स फेज में मान लीजिए कि डिस्पर्स फेज है ए बी, कंपाउंड एक डिस्पर्स फेज है, एंड डिस्पर्जन मीडियम है आपका BC. तो जब इन दोनों का एक सॉल्व बनेगा इन दैट कंडीशन, देखिए इस वाले पार्ट में जो B है और डिस्पर्सन मीडियम में जो B है ये क्या है आपका कॉमन. तो ड्यू टू कॉमन आयन करते क्या है, जब ये मिक्स होता है तो ये जो AB है ये इसके B पार्टिकल को खींच लेता है. तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव को खींचा तो ये जो कोलॉइड्स हो जाएंगे वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव है
नेगेटिव को खींचा तो ये कोलॉइड्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो जनरली जो कोलॉइड्स जो होते हैं उसमें कोलॉइडल पार्टिकल वो पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए होता है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये सारे पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो कॉमन आयंस होते हैं सिर्फ उसी को आपका ये पार्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सो आगे हम पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से चार्जेस जनरली होते हैं। जैसे हेमोग्लोबिन है वो आपका पॉजिटिव सॉल्व होता है। ठीक है, जो आपका सल्फाइड ओर है यानी आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, ये आपका नेगेटिवली सॉल्व होता है। ठीक है, सो द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल इज मेनली ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ व्हाट, आयंस। वो लाता कहाँ से, सॉल्यूशन से खींचता है। कोलॉइडल पे जो मेन चार्ज होता है वो सॉल्यूशन से खींचने के कारण होता है। सो द मेन रीजन फॉर चार्ज ऑन colloidal particles is due to the preferential adsorption of ions फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन से प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के कारण से होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, यानी सारे के सारे आयंस का नहीं, कुछ पर्टिकुलर पार्ट के ही आयंस को एब्जॉर्ब करता है। इसमें होता क्या है कि सपोज कि डिस्पर्जन मीडियम में 2 या 2 से ज्यादा जो आपके आयंस अवेलेबल है, तो इन दैट कंडीशन में क्या होगा, जो आपका प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन का मतलब होता है जो कोलाइडल पार्टिकल पे जो आयंस है वो सेम आयन सॉल्यूशन से क्या होता है आपका एड्सॉर्ब होता है। सो इफ द कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब इफ डिस्पर्जन फेज में अगर 2 से ज़्यादा चार्ज है तो इन दैट कंसर्न प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, यानी जो चार्ज आपका कोलाइडल पार्टिकल पे है सेम चार्ज मतलब सेम जो है वो डिस्पर्जन फेज से क्या होता है अट्रैक्ट, लाइक द सेम जो एग्जांपल बताया आपको। सो ड्यू टू दी प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मतलब हुआ इफ डिस्पर्जन मीडियम, इसका एग्जांपल बताता हूं, इफ डिस्पर्जन मीडियम हैव 2 or मोर आयंस, अगर डिस्पर्जन मीडियम में 2 या 2 से ज्यादा आयंस प्रेजेंट है तो क्या होगा 2 or मोर आयंस, देन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ ions common to colloidal particles take place। मतलब हुआ कि अगर डिस्पर्जन मीडियम में 2 से ज़्यादा आयंस अवेलेबल है तो कोलॉइडल का जो नेचर है यानी कोलॉइडल पे जो आयंस है और सेम आयंस जो है आपका डिस्पर्जन मीडियम में भी है, मतलब हुआ कोलॉइडल पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम। कोलॉइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्जन फेज, यानी डिस्पर्जन फेज में जो आयंस है और आपका डिस्पर्जन मीडियम में जो आयंस है वो अगर कॉमन है तो क्या होता है कि सेम आयन अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण से उस पर आपका चार्ज आ जाता है। एज अ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करो तो FeOH का होल थ्राइस, अभी पढ़ा होगा कि FeOH का होल थ्राइस एक सॉल है। ठीक है, अब अगर डिस्पर्जन मीडियम में भी जैसे आयरन है या OH का मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या करता है
कि सेम आयन होने के कारण से इसके साथ में जाकर अटैच हो जाता है। तो Fe+3 से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज FeOH का होल थ्राइस Fe+3। तो ये क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी सेम वाले जो पार्ट है वो आपका अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके कारण से जो है वो आपका कोलाइडल पार्टिकल पे क्या आता था, आपका चार्ज आ जाता है। ओके, इसके अलावे भी आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप, सरफेस ग्रुप के आयोनाइजेशन से भी होता है। ये तो पहला रीजन था, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, यानी कोलॉइडल पे जो चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल इसलिए कि जो प्रेफरेंस देता है, मतलब जो कॉमन आयन होता है सिर्फ वही उसके साथ में अटैच होता है। जैसे मान डिस्पर्जन मीडियम में आयरन का कॉमन होगा, आयरन का जो आपका आयंस है वो कॉमन होगा, तो वो इसके साथ में अटैच होकर के एक नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जिसपे कि चार्ज है, इसीलिए ये चार्ज जो हो जाएंगे वो चार्ज सॉल्व है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्व। नाउ द अनदर रीजन इज ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप। अब देखिए आयोनाइजेशन सरफेस ग्रुप क्या होता है। ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़े इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसमें प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन किया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज द आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है और एमसीक्यू पोर्शन में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एमसीक्यू होते हैं उसमें आने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा इसका प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप। इसको हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे चार्ज ऑन प्रोटीन सॉल्ट, प्रोटीन के जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें देखिए आयोनाइजेशन कैसे होते हैं। मान लीजिए इसका पार्ट मान लेते हैं ए, चार्ज ऑन प्रोटीन सॉल्ट। हम प्रोटीन का एग्जांपल देख देते हैं। प्रोटीन पे जो चार्ज होता है वो उसके पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी प्रोटीन सॉल्ट्स में बी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द पीएच वैल्यू, यानी प्रोटीन का पीएच वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है, उस पर चार्ज। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स पीएच वैल्यू। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक प्रोटीन है, जनरली प्रोटीन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइन ग्रुप, ये वाला पोर्शन जो रहता है वो रहता है। ठीक है, इसको सरफेस, यानी ये हैवियर बल्की ग्रुप होता है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, COOH एंड NH2, लेकिन ये NH2 हाइड्रोजन गेन करके NH3+ बन गया। अब देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, ऐसे ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, इस सॉल्ट पे ये जो कंपाउंड इसमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये आपका है पॉजिटिव सॉल्ट। और ये आया क्यों है, ड्यू टू लो पीएच। इसका मतलब हुआ कि ऐसा प्रोटीन जिसका पीएच का वैल्यू लो होता है वो पॉजिटिव सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। पीएच का वैल्यू लो होने का क्या मतलब है, पीएच लो किसके लिए होता है, एसिड के लिए, एसिड के लिए। और एसिड में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जो कंपाउंड्स होते हैं वो H+ आयन को इजीली गेन कर लेता है, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव। यानी अगर प्रोटीन का जो आपका कंसंट्रेशन है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन अगर लो होता है, इन दैट कंडीशन लो पीएच के केस में क्या होता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये ग्रुप है वो NH3 ग्रुप को क्या करता है, आपको खींच देता है। नाउ दूसरा लेते हैं
सेम प्रोटीन ग्रुप है, बट इसमें आपका देखिए H3N प्लस, ये न्यूट्रल सॉल है। न्यूट्रल सॉल तब फॉर्मेशन होता है, और मैं तीसरा ही बता दूं आपको, उसके बाद इसको कंपेयर करना आसान पड़ जाएगा। COO माइनस और ये H2N, ठीक है। ये तीन टाइप का प्रोटीन है और तीनों में अलग अलग, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल सॉल का मतलब होता है इंटरमीडिएट पीएच, यानी हाई पीएच और लो पीएच के बीच वैल्यू हो, इस तब फॉर्मेशन होता है जब इंटरमीडिएट पीएच होता है। कॉम्पिटिटिव पार्ट में ये बहुत पूछता है, ठीक है। पीएच का वैल्यू दे रहता है, तो बताइए कौन सा सॉल होगा। और ये जो इस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, सो निगेटिव सॉल मतलब हाई पीएच। हाई पीएच के कारण से होता क्या है, अगर पीएच का वैल्यू हाई है तो पीएच का वैल्यू हाई किसके लिए होता है, बेस के लिए, और बेस में OH का कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। जैसे एसिड में H का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वैसे ही आपका बेस में OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब ये जो COO माइनस वाला ग्रुप है बेस का, ये तो ये ऑलरेडी बेस है, ठीक है। तो इसमें से क्या रिलीज हो गया है, H प्लस। तो बेसिक मीडियम में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, तो ये H प्लस क्या होता है आपका सॉल्यूशन की ओर मूव कर जाता है। सो प्रोटीन का अगर कंसंट्रेशन हाई है, सॉरी पीएच का वैल्यू हाई है, इन हाई पीएच के कंडीशन में H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये H प्लस गेन करेगा, जिसके कारण से इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर इंटरमीडिएट पीएच है, जैसे ना पीएच हाई है ना लो है, इसका मतलब है कि H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट है, तो ऐसे कंडीशन में ये H प्लस गेन भी कर सकता है और H प्लस रिलीज भी कर सकता है। और अगर इसका पीएच का वैल्यू कम, पीएच का वैल्यू हाई है, मतलब बेसिक रीजन में है, तो इन दैट कंडीशन जो OH का वैल्यू होता है वो क्या, सॉरी जो OH का कंसंट्रेशन क्या होता है आपका ज़्यादा, OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और H प्लस का कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या करता है अपना H प्लस का जो आयंस होते हैं वो रिलीज करके निगेटिव सॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं क्या कि आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप। करने का मतलब हुआ ये जो फैटी एसिड होगा या लॉन्ग चेन होगा वो आयनाइज नहीं होता है, इसके सरफेस पे जो आपका या तो एक्सट्रीमली राइट साइड या एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड जो आयंस लगे यानी फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, सिर्फ वही आयनाइज होता है, जो इनसाइड के आपके पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज नहीं होता है, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा कि चार्ज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। नाउ आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस चार्ज के कारण से ही सॉल निगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। थर्ड वन है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन के कारण से, जैसे सॉल में क्या होगा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों होते हैं, यानी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स भी होते हैं एंड डिस्पर्जन मीडियम के भी पार्टिकल्स होते हैं। जब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करता है, रबिंग होता है, तो रबिंग के कारण से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से वो आयोनाइज हो जाता है। तो नेक्स्ट वन है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके कारण से भी चार्ज आते हैं। तो ये दूसरा रीजन था किसके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने का, कि सरफेस ग्रुप जो है आयोनाइज हो जाता है उसके कारण से। नेक्स्ट वन है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। थर्ड property is frictional electrification. Why this happened? This happened due to the rubbing of molecules between disperse phase and dispersion medium के जो particles होते हैं वो rubbing होता है, उसके कारण से produce होता है, ठीक है। So due to the rubbing between the particles of dispersion medium
एंड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज के कारण से क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मतलब चार्ज प्रोड्यूस होता है। हम पढ़ते हैं इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स वाले टॉपिक में भी आता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो चार्ज दैट प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग, डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज, द सॉल गेट इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सॉल का। बनाते हैं पॉजिटिव सॉल एंड नेगेटिव सॉल। जो आपका हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड इज जनरली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव सॉल का फॉर्मेशन करता है। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं Fe2O3.XH2O, मतलब कुछ भी अमाउंट में हो सकता है, हाइड्रेटेड है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें इनबिल्ट है। ये हो सकता है एल्यूमिनियम का Al2O3.XH2O, ये वाला पोर्शन है। क्रोमियम का कंपाउंड है दैट इज CrO3.XH2O। ये मेटल का ऑक्साइड होता है हाइड्रेटेड, वो जनरली पॉजिटिव सॉल का एग्जाम्पल्स होते हैं। जबकि निगेटिव में मेटल सॉल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सॉल ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, ये सारे के सारे निगेटिव सॉल में काउंट होता है। उसके अलावा जो आपका बेसिक डाइज है, बेसिक डाइज जैसे मिथिलीन ब्लू जो है एक डाइज है, मिथाइलिन ब्लू, ये बेसिक डाइज निगेटिव सॉल में आते हैं। और जो आपका एसिडिक डाइज होते हैं, एसिडिक डाइज जो होते हैं वो आपका निगेटिव सॉल में आते हैं। उसके अलावा जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, जैसे कि वो आता है हेमोग्लोबिन इन ब्लड जो है वो पॉजिटिव सॉल का एग्जांपल है। हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सॉल। वाइल उसके अलावा जो सल्फाइड ओर है, सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, ठीक है, ये आपका एसिडिक डाइज हो गए। हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। और ये आपका सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन्स एटसेट्रा, ऑल आर व्हाट दिस कम अंडर द नेगेटिव सॉल। उसके अलावा जो मेटल का ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये भी आपका पॉजिटिव सॉल में आते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो 3 रीजन से आता है। पहला तो चार्ज जो होते हैं उसमें यानी प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से, दूसरा है आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप यानी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आयनाइज हो जाता है, एंड थर्ड वन इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इन 3 के कारण से आपका जनरली चार्ज प्रोड्यूस होता है। नाउ ये जो पॉजिटिव, उसके आप उसकी इसी में इलेक्ट्रिकल ये जो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसी में एक कंसेप्ट आता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर का। देखिए हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या है। नेक्स्ट वन इज ये हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर का फॉर्मेशन क्यों होता है और ये होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ही होता है। सो ड्यू टू द नेगेटिव एंड
पॉजिटिव चार्ज के कारण से, देखिए हेल्म हॉर्स डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज डबल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता क्या है? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसमें होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपका है पॉजिटिव सॉल, तो पॉजिटिव सॉल के जस्ट चारों साइड में एक आपका पॉजिटिव चार्ज का एक लेयर होता है, ठीक है। और इसके जस्ट, इसको फिक्स लेयर या कॉम्पैक्ट लेयर बोलते हैं, और इसके जस्ट बाद में इसके ठीक अपोजिट चार्ज का लेयर होता है। यानी उसमें ऐसे मान लीजिए 3 3 6 1 7 है, तो बताता हूँ कैसा लेयर होता है। यानी जो पहला लेयर होता है वो फिक्स लेयर होता है, दूसरे लेयर को हम बोलते हैं डिफ्यूजन लेयर, और दूसरे लेयर में जो चार्ज होता है वो आपका इतना होता है, जैसे 7 है तो 1 2 देखिए ध्यान से कि जो सेकेंड लेयर है उसमें 14 निगेटिव है और 7 पॉजिटिव है, तो 7 पॉजिटिव 7 निगेटिव को बैलेंस कर देगा, तो इस सेकेंड लेयर में बचेगा कितना? 7 निगेटिव चार्ज, और इनसाइड में क्या आपका 7 पॉजिटिव चार्ज। सो इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेयर और कॉम्पैक्ट लेयर, और ये आपका है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन लेयर और मोबाइल लेयर। दिस इज डिफ्यूजन लेयर और मोबाइल लेयर। ये बेसिकली फॉर्मेशन क्यों होता है? तो देखिए, ड्यू टू द पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इन सॉल्ट पार्टिकल, अभी हमने देखा कि सॉल्ट पार्टिकल में क्या होता है, पॉजिटिव और, नाउ देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो सॉल्ट पार्टिकल होता है उस पे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो अगर सॉल्ट पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो द पॉजिटिव, अगर मान लीजिए पॉजिटिव सॉल्ट की बात करें तो पॉजिटिव सॉल्ट निगेटिव सॉल्ट को, यानी दूसरे से अपोजिट चार्ज को क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक सॉल्व तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरे सॉल्यूशन में एक ही सॉल्व होता है। तो ये सॉल्व जो पॉजिटिव सॉल्व है वो क्या करेगा, दूसरे निगेटिव सॉल्व को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आसपास में दूसरे पॉजिटिव सॉल्व भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सॉल्व है, सो ड्यू टू दी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल इट अट्रैक्ट्स दी अपोजिट चार्ज। यानी अगर मैं इसमें से 7 निगेटिव चार्ज और 7 पॉजिटिव चार्ज हटा दूं तो बेसिकली इसमें बच क्या जाएगा, 7 के साथ निगेटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव सॉल्व है तो ये पॉजिटिव सॉल्व अपोजिट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से 2 लेयर बन जाता है, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का, जिसको हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, ठीक है। सो ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज डबल ये, सो ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज on colloidal particle it attracts the opposite ions from solution। यानी अगर पॉजिटिव सॉल्व है
तो निगेटिव सॉल को, सॉरी निगेटिव आयंस को, और अगर निगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन को क्या करता है, ये आपको खींच देता है। ड्यू टू दिस डबल लेयर ऑफ opposite charge is formed। ठीक है, आप देखोगे तो इसमें 7 निगेटिव चार्ज है और इसमें 7 पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव सॉल्व रहेगा उतना ही निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो चार्ज इज फॉर्म, दिस डबल लेयर इज known as Helmholtz डबल लेयर और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, इसमें एक जो चार्ज होता है, यानी जो सॉल के आसपास जो चार्ज होगा वो तो हमेशा ही फिक्स रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फिक्स लेयर। लेकिन जो अपोजिट वाला पार्ट है यानी सेकेंड लेयर है, वो उसको डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर बोलते हैं। रीजन कि वो जो है वो डिपेंड करेगा, अगर निगेटिव सॉल है तो इसके आसपास निगेटिव फिक्स होगा, तो ये जो सेकेंड लेयर है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं सिंपल वे में इसको ड्रॉ करूं समझाने के लिए, तो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव सॉल है तो इसके आसपास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये फिक्स होगा, जबकि ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो ये जो सेकेंड लेयर है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ सॉल, इसे इसको डिफ्यूज और जो मोबाइल लेयर बोलते हैं। ठीक है, सो जो इन दोनों के बीच में देखते हैं एक पार्ट पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो बिटवीन दी डबल लेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज दैट इज डिफ्यूज लेयर एंड मोबाइल लेयर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इस पोटेंशियल को जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन द डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स लेयर इज नॉन एज जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस between what fixed layer and mobile layer is known as जीटा पोटेंशियल, और जीटा पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। जीटा में वो वाला जीटा नहीं, एक सिंबल भी होता है, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ओके, सो ये था आपका हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। ये भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के कारण से ही प्रोड्यूस होता है। अगर सॉल पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ना हो तो ये डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। सो दिस लेयर इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल के नाम से हम जानते हैं। दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। नाउ द नेक्स्ट properties, that is fifth property is electrophoresis। ठीक है, what do you mean by electrophoresis? electrophoresis का मतलब क्या होता है? Fifth property of colloid is electrophoresis। electrophoresis का मतलब क्या होता है कि देखिए colloidal पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। नाउ इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल मतलब एक टाइप से हुआ एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे चार्ज पार्टिकल पे
तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। दिस फेनोमेनन इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे हम सॉल्व पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है, टू दी कोलॉइडल पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, सो द कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाता है। यानी पॉजिटिव जो होते हैं वो, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर जाके इकट्ठा हो जाता है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैथोड की ओर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की ओर मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं हम कैटाफोरेसिस बोलते हैं। एंड अगर निगेटिव सॉल्व पार्टिकल है और आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है तो वो किधर मूव करेगा, एनोड की ओर, जिसको हम एनाफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी ड्यू टू द चार्ज ऑन, या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, ड्यू टू द presence of charge on colloidal particles, when external potential is applied across it, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करना, तो अक्रॉस इट द चार्ज पार्टिकल्स मूव, या कोलॉइडल नहीं, द कोलॉइडल पार्टिकल, द कोलॉइडल particles move towards oppositely charged electrodes. This phenomena is, this process is known as, this process is known as इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि YouTube का शेप है, ठीक है, इसमें मैं यहाँ से इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड रख दिया जो निगेटिव है, और इधर से हमने क्या किया, बैटरी अप्लाई कर दिया। इन दैट कंडीशन मान लीजिए ये जो है वो आपका कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो कोलॉइडल सोल्यूशन में अगर कोलॉइडल पार्टिकल निगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो जो निगेटिव है वो इधर आकर के क्या होगा, जनरली निगेटिव वाला पार्ट इजिली मूव करता है, तो जो निगेटिव वाला पार्ट है वो आपके इलेक्ट्रोड पे आकर के इकट्ठा हो जाएगा। इस फेनोमेनन को, यानी इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो द पॉजिटिवली चार्ज सॉल मूव टुवर्ड्स व्हाट, पॉजिटिव सॉल कैथोड की ओर मूव करते हैं। सो द पॉजिटिव सॉल मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, known as कैटाफोरेसिस, उसको हम कैटाफोरेसिस बोलते हैं। while the negative soul moves towards anode, known as एनाफोरेसिस।
ठीक है, तो ये आपका हो गया कैटाफोरोसिस एंड एनाफोरोसिस। अब इसमें अभी कौन मूव कर रहा था? सॉल पार्टिकल्स, यानी सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो, यानी डिस्पर्जन फेज, सो डिस्पर्स्ड फेज। अगर किसी मेथड से, अगर मैंने कोई ऐसा मेथड अप्लाई कर दिया जिसके कारण से जो सॉल पार्टिकल है वो मूव नहीं करेगा, तो इन दैट कंडीशन डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इफ वी अप्लाई some restrictions on the movement of Sol particle, in that condition movement of colloidal particle तो रुक गया, movement of colloidal particle तो as it is वहीं रह गया। अब मूव कौन करेगा? डिस्पर्सन मीडियम का जो पार्टिकल है वो डिस्पर्सन मीडियम itself मूव, अगर पॉजिटिव निगेटिव की ओर। इसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपने देखा होगा कि अगर अपने आप मोशन परफॉर्म होता है तो उसको ऑस्मोसिस, एंड अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया तो ज़्यादा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाता है। सो इफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मेथड, किसी मेथड से अगर हम रोक देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि इफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इज restricted by some suitable method, बस ऐसा कर दो कि वो मूव नहीं कर पाए, then dispersion medium itself move. Why did itself move? किसके कारण से? ड्यू टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से मूव कर रहे थे। ठीक है, itself move due to external electric field. This phenomena is known as electroosmosis. यानी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में मूव किस जनरली मूव कौन करता है? कोलॉइडल यानी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल। लेकिन आप डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्टिकल मूव करे? डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल मूव करे। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें क्या डिस्पर्स्ड फेज नहीं मूव करके डिस्पर्जन मीडियम खुद मूव करता है, क्योंकि चार्ज तो उस पर भी होता है, सिर्फ डिस्पर्जन डिस्पर्स फेज पे यानी सिर्फ कोलॉइड पार्टिकल पे ही चार्ज नहीं होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी चार्ज होता है। दैट्स वाई वो ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने कोलॉइडल पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन दैट कंडीशन और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो डिस्पर्सन मीडियम खुद ही मूव करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही एक पार्ट है। ओके, नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज कोगुलेशन। कोगुलेशन, और उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और उसी को फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। कोगुलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि सॉल पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें आपका डिस्पर्स फेज है, उसके बीच अगर अट्रैक्शन हुआ तो ये क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एग्रीगेट हो जाएगा और ग्रेविटी के कारण से क्या हुआ? नीचे पुश हो जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो द सेटलिंग डाउन ऑफ colloidal particle in colloidal solution is known as precipitation or coagulation or flocculation.
उसी को बोलते हैं, जिसमें अपने आप वो प्रेसिपिटेट बन जाना। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाना, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन, फ्लक्चुएशन एंड तीसरे लैंग्वेज उसको आप कोगुलेशन भी बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं कि कोगुलेशन वैल्यू होता क्या है। उसके बाद कोगुलेशन वैल्यू है, फ्लक्चुएशन वैल्यू है, बहुत सारा वैल्यू है। तो 6 प्रॉपर्टीज देखिए, इसका 6 प्रॉपर्टी क्या है कोलाइडल पार्टिकल का। 6 प्रॉपर्टी इज कोगुलेशन, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन और फ्लक्चुएशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन और उसी को हम फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। ओके, नाउ ये फेनोमेनन है क्या कोगुलेशन का। तो अभी बताया कि कोगुलेशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोगुलेट होकर नीचे होकर सेटल डाउन हो जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज नॉन एज द फेनोमेनन या द प्रोसेस ऑफ settling down colloidal particle is known as coagulation और जो बोलिए आप precipitation और फ्लक्चुएशन, तीनों पार्ट इसे बोलते हैं। और ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। यानी अगर आपको कोलॉइडल पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन करना है तो उसके लिए आप जैसे अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो क्या था, सॉल्यूशन से यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन से कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट करने का ही मेथड था। तो सेटल डाउन करना या सेपरेट करना बात एक ही पड़ता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से हम कर सकते हैं। दूसरा कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोलाइडल पे पॉजिटिव चार्ज है और मैंने क्या किया, इसमें दूसरा कोलाइड ऐड कर दिया जो निगेटिवली चार्ज है। एक कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो निगेटिवली चार्ज है। अगर मैं उन दोनों को मिक्स करूंगा तो होगा क्या कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कोलाइडल पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे कोलाइडल पार्टिकल क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और न्यूट्रल कर देने का मतलब हैवी हो गया, हैवी हो गया तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी मिक्स हो गया तो हैवी हो गया तो ग्रेविटी के कारण से क्या होगा, नीचे खींच जाएगा। तो पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा मेथड है बाय मिक्सिंग द टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को मिक्स कर दीजिए। फिर कंटिन्यूअस डायलिसिस से भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास डायलिसिस एक आपका प्यूरिफिकेशन का ही मेथड है जिसमें सॉल्ट पार्टिकल रह जाता है और उसके साथ जो डिस्पर्जन मीडियम है या इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो एक प्रोसेस वो भी हो गया कंटिन्यूअस डायलिसिस। उसके अलावा बॉइलिंग से भी कर सकते हैं। बॉइलिंग में जो डिस्पर्जन मीडियम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो आपका कोलाइडल पार्टिकल होता है वो आपका सेम रह जाता है। एंड थर्ड प्रोसेस जो लास्ट प्रोसेस है वो आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूंगा तो उससे सेटलिंग डाउन कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज होता है तो वो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल से क्या कर सकता है, इजीली कंबाइन कर लेगा। इजीली कंबाइन कर लेगा तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो वो नीचे क्या हो जाएगा, आपका सेटल डाउन हो जाएगा। सो देखते हैं हाउ कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस। प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं, जब एक सब्सटेंस दूसरे में ऐड करते हैं तो वो चीज़ें प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसका भी रीज़न यही होता है। सो द कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन मेथड कैन बी कैरिड आउट बाय डिफरेंट मेथड। इट कैन बी accomplished
बाय, पहला क्या करने का है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं। दूसरा हुआ बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट, मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट। अभी बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे, अभी मेथड देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं तो जो आयंस होते हैं यानी जो कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर गया, तो डिस्पर्सन मीडियम से क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट से क्या होता है, एक सॉल्ट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, जब उसको मिक्स करेंगे तो आपस में कंबाइन करके न्यूट्रल बनाएगा, और कम्बिनेशन के कारण से जो मॉलिक्यूल्स वो हैवी हो जाता है, तो ग्रेविटी के कारण से वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फिर है आपका थर्ड वन, कंटिन्यूअस डायलिसिस, कंटिन्यूअस डायलिसिस करना पड़ेगा। क्यों, डायलिसिस प्यूरिफिकेशन का मेथड था, कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट करना था, तो डिस्पर्सन मीडियम से हम कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए डायलिसिस भी यूज कर सकते हैं। थर्ड जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, आप इसको बॉइलिंग से भी कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतने मेथड से हम कोगुलेशन या फ्लोकुनेशन कंफर्म कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि बाकी सब ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोगुलेशन कैसे हो जाता है। जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसमें कोगुलेशन कैसे हो जाता है, तो उसके लिए ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐड नहीं कर देंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो अपने को इलेक्ट्रोलाइट निगेटिव डालना पड़ेगा, यानी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा जिसपे निगेटिव चार्ज हो, तो उसके कारण से क्या होता है, वो कंबाइन करके न्यूट्रल बना देगा, और न्यूट्रल करने के बाद में क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस कोगुलेट किसके कारण से हुआ, इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन के कारण से। सो द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कॉज द प्रेसिपिटेशन इज नॉन एज कोगुलेटिंग आयन, और उसी को हम बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन, जो कि प्रोसेस के नाम से होता है। ठीक है, सो इसमें हाउ इलेक्ट्रोलाइट यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन कोगुलेशन क्या होता है। चलिए, इतने सारे प्रोसेस था। कोगुलेशन मतलब हुआ कि कोलॉइडल पार्टिकल्स को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट कर देना या नीचे सेटल डाउन कर देना, दैट इज कोगुलेशन। दीज आर द प्रोसेस बाय विच कोगुलेशन कैन बी अकर्ड। इलेक्ट्रोलाइट से कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे साइड में, कि when electrolyte of opposite charge as colloidal oppositely charged electrolyte of opposite charge as salt is added, the colloidal particle and electrolyte get neutralized। क्या हो जाएगा, वो आपका न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइजेशन से होगा क्या, जो चार्ज पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन होगा, न्यूट्रलाइज and get precipitated, precipitate बन जाएगा। चूंकि न्यूट्रलाइज हो गया, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गया, तो वो हैवी हो जाता है। हैवी हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नाउ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which
cause precipitation is known as what? Coagulating ion. Coagulating ions और फ्लोकुलेटिंग आयंस के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। एंड निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो निगेटिवली चार्ज को प्रिसिपिटेट कर देगा। मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का भी एक मेथड है। इलेक्ट्रोलाइट भी जो आप ऐड कीजिएगा उसका अपोजिट नेचर का होना चाहिए। यानी अगर आपको पहले से पता है कि जो सॉल्ट दिया हुआ है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दैट कंडीशन आपको निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही निगेटिवली चार्ज है, जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्ट है, वो पहले से अगर निगेटिव चार्ज है तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव सॉल्ट रखना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम पॉजिटिवली और निगेटिवली कोलॉइडल की बात करते हैं तो हम डिस्पर्स्ड फेज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। होता है ना कि डिस्पर्सन मीडियम भी चार्ज होगा और डिस्पर्स फेज पे भी चार्ज होगा, तो हम पॉजिटिवली सॉल्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ कि उसका डिस्पर्सन फेज पे जो यानी कोलॉइडल जो पार्टिकल्स हैं उस पे चार्ज की बात करते हैं। क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि कई बोलते हैं पॉजिटिवली सॉल्ट तो डिस्पर्सन मीडियम पे निगेटिव चार्ज है, डिस्पर्सन फेज पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल हो गया, तो फिर हम पॉजिटिवली सॉल्ट और निगेटिवली सॉल्ट क्यों बोलते हैं। बेसिकली हम वो तो बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो जो डिस्पर्स फेज पे जो चार्ज होता है ना उसके बेसिस पे उस सॉल्ट का हम नाम करते हैं। पॉजिटिवली सॉल्ट मतलब कोलॉइडल पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिवली सॉल्ट मतलब कोलॉइडल पार्टिकल जिस पे निगेटिव चार्ज होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन। नाउ अब इसी में एक हार्डी-सुल्ज रूल आता है। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या बोला था कि कोगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग आयंस पे जितना वैलेंसी होगा यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि एक निगेटिव सॉल्ट है और निगेटिव सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चाहिए, अब इसी बात है पॉजिटिव। तो अपने पास एक है +3, बी है +2 एंड सी है +1। तो सबसे ज्यादा कोगुलेट यानी इसको सबसे ज्यादा और सबसे इजी वे में कौन सेपरेट कर देगा, तो जिसपे चार्ज का वैल्यू ज्यादा है। यानी द कोगुलेटिंग पावर यानी प्रिसिपिटेट करने का जो पावर है वो सबसे ज्यादा इस पे होगा जिसपे वैलेंसी ज्यादा यानी जिसपे चार्ज ज्यादा होगा। फिर ये रूल दिया था हार्डी एंड सुल्ज नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए हार्डी सुल्ज रूल भी बोलते हैं। देखिए ये क्या कहता है। तो ये था आपका 6 प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। नेक्स्ट इसी में पार्ट है आपका हार्डी एंड सुल्ज रूल। ये अलग से कोई मेथड नहीं है, इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हार्डी एंड सुल्ज रूल। हार्डी एंड या हार्डी ये क्या कहता है कि ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, यानी कोगुलेटिंग आयन यानी इलेक्ट्रोलाइट पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन। अभी बताया कोगुलेटिंग आयन इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। जितना इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी ज्यादा होगा ग्रेटर विल बी दी कोगुलेटिंग पावर, ग्रेटर
will be the coagulating power, यानी coagulating power और precipitation पावर और फल्कुनेशन पावर, जो आपको बोलना है सब बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जितना ज्यादा आयंस होगा, अगर मान लीजिए पहले से ये पॉजिटिव सॉल है और इसको प्रेसिपिटेट करना है, तो अभी सी बात है जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट वाला ही क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ए पे -3, बी पे -2 एंड सी पे -1, ये मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं जिसपे ये चार्ज है। तो सबसे ज्यादा इसको कोगुलेट एंड कौन करेगा, सबसे ज्यादा कोगुलेट करेगा ये, यानी जितना ज्यादा वैलेंसी होता है कोगुलेशन पावर उतना ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आपका सॉल है आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड किस में आता है, निगेटिव सॉल में। आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये जो है आपका निगेटिव सॉल है, तो उसके लिए आपको जो आपका कोगुलेटिंग आयन वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो एग्जांपल देख लीजिए, फॉर द फ्लक्नेशन दैट इज कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, example for the coagulation of negative sol like arsenic sulfide, the strength of flocculating power, the strength of flocculating power of positive what electrolyte। तो इसमें देखिए कौन कौन सा होगा, जैसे एल्युमिनियम है, बेरियम है, सोडियम है। तो एल्युमिनियम पे क्या होता है, +3 चार्ज, तो इसका ज्यादा होगा। बेरियम पे +2 चार्ज एंड सोडियम पे +1 चार्ज, यानी आर्सेनिक सल्फाइड एक निगेटिव सॉल है, इसको कोगुलेट करना है तो सबसे ज्यादा पावरफुल एल्युमिनियम होगा, बिकॉज एल्युमिनियम पे चार्ज ज्यादा होगा। ये किसके रूल के अकॉर्डिंग होता है, हार्डी-सुल्ज रूल के अकॉर्डिंग होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई आपका पॉजिटिव सॉरी ये तो निगेटिव था, और पॉजिटिव को इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली फॉर द coagulation of positive salt, for the coagulation of positive salt, coagulation of positive salt के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे मान लीजिए कि FeOH का होल थ्राइस पे चार्ज है आपका OH का नहीं, साइनाइड 6 चार्ज है 4 माइनस का, तो इसका पावर PO3 -3, इसके पावर SO4 -2, ठीक है। देखिए होगा ना, और Cl-। अगर पॉजिटिव सॉल्ट को कोगुलेट करना है तो इस पे सबसे ज्यादा चार्ज क्या होगा, ये भी MCQ पार्ट में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए जो पावर हो गया आपका वो ये हो गया। सो पॉजिटिव सॉल्ट को कोगुलेट करना है तो निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, और कौन कितना अमाउंट में कोगुलेट करेगा वो उसके आयंस पे डिपेंड करता है। नाउ इसी के बेसिस पे एक टर्म डिफाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू का क्या मीनिंग होता है। हार्डी-सुल्ज रूल के अकॉर्डिंग MCQ पोर्शन में जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो आपका सबसे ज्यादा कोगुलेट या फ्लक्चुएट करेगा। नाउ व्हाट इज कोगुलेटिंग
वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है ये देख लीजिए, मिली मोल्स पर ग्राम में लिया जाता है। कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इससे बात इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। सो इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज मेजर्ड इन मिलीमोल पर लीटर required to coagulate any salt in 2 hours। ठीक है, उसको बोलते हैं coagulating value, that is the minimum concentration of electrolyte in millimoles per लीटर। मिलीमोल्स पर लीटर में इसका होना चाहिए मिली रिक्वायर्ड टू coagulate the salt within 2 hours is known as coagulating वैल्यू। यानी ये कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का क्या आपका स्ट्रेंथ है, जो 2 आवर्स में, ठीक है, हम 2 आवर्स डिफाइन करते हैं कि 2 आवर्स में, ठीक है, कोगुलेट कर दे, तो उसका मिनिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, हम उसमें क्या लेंगे मिलीमोल्स पर लीटर। तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कोगुलेट द सॉल्ट विद इन 2 आवर्स इज नॉन एज कोगुलेटिंग वैल्यू। अब कोगुलेटिंग वैल्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर कोगुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कोगुलेटिंग वैल्यू का अगर स्मॉल है तो कोगुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। कहने का मतलब कि स्मॉलर is the coagulating वैल्यू। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग वैल्यू स्मॉल है, यानी उसका मिनिमम कंसंट्रेशन है, तो कोगुलेटिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। हायर विल बी द कोगुलेशन। ठीक है, अगर कोगुलेटिंग वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम है तो कोगुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन वैल्यू कम होगा तो उतना वो फास्ट रिक्वायरमेंट होगा। नाउ इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक सॉल होता है, जो हाइड्रोफिलिक सॉल होता है वो सेल्फ स्टेबलाइज होता है, यानी उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोफिलिक है तो वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो उसके चारों साइड में ऑटोमेटिकली एक लेयर बन जाता है, यानी डिस्पर्स मीडियम या डिस्पर्स फेज के चारों साइड डिस्पर्सन मीडियम का लेयर बन जाता है, तो ऑलरेडी सेल्फ स्टेबलाइज बोलते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक सॉल होता है वो सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और वो स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है आपका हाइड्रोफिलिक सॉल। यानी जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रो बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल, हाइड्रो तो खाली वाटर के लिए होता है, लायोफिलिक सॉल सेल्फ स्टेबलाइज होता है, बट लायोफोबिक सॉल के लिए आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इस पर्पस के लिए हम करते क्या है कि कुछ अमाउंट में हाइड्रोफिलिक सॉल जो है उसमें ऐड कर देते हैं, किसमें, लायोफोबिक सॉल में। यानी हाइड्रोफिलिक सॉल एक टाइप से लायोफोबिक सॉल को स्टेबलाइज कर देता है।
ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। सो कोगुलेशन वैल्यू समझ आ गया, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, जो क्या करता है 2 आवर्स में कोगुलेट कर देता है। कोगुलेशन वैल्यू स्मॉल होगा तो कोगुलेशन हाई होगा, फास्ट होगा। नाउ प्रोटेक्शन कोलॉइड ऑफ कोलॉइड्स। कौन सेल्फ स्टेबलाइज होता है, लायोफिलिक सॉल्ट। सो लायोफिलिक सॉल्ट इज सेल्फ स्टेबलाइज्ड, यानी नो नीड फॉर एनी एडिशन ऑफ एनी एक्सटर्नल थिंग, यानी उसको स्टेबलाइज करने का। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना। स्टेबल का मतलब होता है कि अपने आप सेटल डाउन नहीं होना। जैसे मड यानी मिट्टी और पानी का जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल सॉल्यूशन नहीं माना जाता। क्यों, कुछ देर के बाद में वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाता है। स्टेबल का मतलब होता है जो कोगुलेट ना हो, उसको बोलते हैं स्टेबल, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टेबलाइज होता है। बट लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होता है वो आपका सेल्फ ऑसिलेट नहीं होता है। सो while the lyophobic salt requires some stabilizing एजेंट, ये स्टेबलाइज नहीं रहता है, ये जब चाहे तब कोगुलेशन सबसे फास्ट इसी का आता है, लायोफोबिक का। लायोफिलिक का कोगुलेशन बहुत स्लो होता है, तो इसको जब चाहे तब कोगुलेट कर सकते हैं। तो अपने को इसको बचाना है, कोगुलेशन से बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस पर्पस के लिए कुछ अमाउंट में हाइड्रोफिलिक सॉल्ट ऐड करना पड़ता है लायोफिलिक सॉल्ट में। ये जो प्रोसेस ऑफ एडिशन है, सर दिस लायोफिलिक सॉल्ट आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर सच पर्पस सम लायोफिलिक salt is mixed with lyophobic salt, यानी लायोफोबिक है उसमें लायोफिलिक ऐड किया, तो ये करता क्या है, जो लायोफिलिक होता है वो लायोफोबिक के क्रॉस में एक लेयर बना देता है, जिससे कोई दूसरा उस पर अटैक नहीं कर पाता। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी करूंगा तो उसको कोगुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। मिक्स विद द लायोफिलिक सॉल्ट, सो दिस लायोफिलिक सॉल्ट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड। दिस लायोफिलिक सॉल्ट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, यानी लायोफोबिक सॉल्ट को कोगुलेशन से बचाने के लिए यानी स्टेबलाइज करने के लिए हमें उसमें लायोफिलिक सॉल्ट क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। लायोफिलिक सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है, ये जो लायोफिलिक सॉल्ट है वो उसके चारों साइड से क्या करता है, एक लेयर बना देता है, अराउंड लेयर, जिसके कारण से कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ में अटैक नहीं कर पाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्टिव ऑफ कोलॉइड्स में एक दूसरा आता है आपका, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर इंपॉर्टेंट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करो तो जिलेटिन हमने पढ़ा है, जिलेटिन अगर भी बोलते हैं, जिलेटिन को ऐड किया जाता है
आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट को बचाने के लिए। ओके, एग्जाम्पल की बात करो तो जिलेटिन इज मिक्स्ड विद आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोल्ड नंबर? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट कि गोल्ड नंबर क्या है। तो गोल्ड नंबर गोल्ड सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट होने से बचाने का एक नंबर है। व्हाट इज गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर है द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक प्रोटेक्टिव होता है ना, सो द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट का जैसे हमने पढ़ा था आपका कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू किसका था? इलेक्ट्रोलाइट का, एक टाइप से कंसंट्रेशन था। लाइक द सेम गोल्ड नंबर लायोफिलिक सॉल्ट के पावर को दिखाता है। सो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट विच प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट, जो 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेशन से बचाता है, उस मिलीग्राम को गोल्ड नंबर बोला जाता है। ठीक है, विच सॉल्ट विच जस्ट प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन और कोगुलेशन, which just prevent the precipitation of, ऐसा नहीं कि कितना अमाउंट में, 10 ml ऑफ अ गोल्ड सॉल्ट। 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेशन से बचाने के लिए जितना लायोफिलिक सॉल्ट मिलीग्राम में ऐड करना पड़ता है, दैट इज नोन एज गोल्ड सॉल्ट। और इस गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेट करता कौन है? तो गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेट करता आपका 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेट वो करता है। तो उससे बचाने के लिए गोल्ड सॉल्ट ऑन द एडिशन ऑफ, ऐसा बोल सकते गोल्ड सॉल्ट ऑन द एडिशन of 1 ml of 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर गोल्ड सॉल्यूशन का सिर्फ डिफाइन यहां तक करिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है कि व्हाट इज गोल्ड नंबर। तो इट इज द नंबर ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट जो क्या करता है, 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेशन से बचाता है। फिर आगे बताना हो तो 10 ml पे इतना, तो यूनिटरी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेशन से बचाने के लिए जितना मिलीग्राम लायोफिलिक सॉल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नॉन एज गोल्ड नंबर। और गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेट करता है क्या, इसलिए हल किया है ऑन द एडिशन। गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेट कौन करता है? वो करता है आपका 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन ऐड करते हैं तो गोल्ड सॉल्ट को प्रिसिपिटेट करता है। तो इससे बचाने के लिए आपको जितना लायोफिलिक सॉल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नॉन एज व्हाट, गोल्ड नंबर। कहता क्या कि गोल्ड नंबर जितना स्मॉलर होगा, गोल्ड नंबर जितना स्मॉलर होगा, उसका जो प्रोटेक्टिव पावर है वो उतना ज्यादा होगा। सो smaller is the gold number for लायोफिलिक सॉल्ट। क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट के अमाउंट को ही तो गोल्ड नंबर बोलते हैं।
So smaller is the gold number for lyophilic salt, greater will be the protective power, उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर होता है। ठीक है, हम एग्जांपल लिख देते हैं कुछ गोल्ड सॉल्ट का, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कौन कितना अमाउंट में प्रेसिपिटेट करता है। तो पहला ले लेते हैं जिलेटिन। जिलेटिन का प्रेसिपिटेट जो गोल्ड नंबर होता है वो सबसे कम होता है, यानी इनफैक्ट बहुत कम होता है। दैट्स वाई इसका प्रोटेक्टिव पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा। सो जिलेटिन, जिलेटिन है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है आपका, ये गोल्ड नंबर रहा, ये आपका लायोफिलिक सॉल है जिलेटिन। इसका 0.005 से लेके 0.01 तक वैल्यू लाई करता है। उसके बाद में एक होता है कैसिनेट। कैसिनेट करके भी एक आपका लायोफिलिक सॉल होता है, जिसका गोल्ड नंबर 0.01 होता है। उसके अलावा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो होता है इसका 0.03 होता है। हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ सॉल, हमने देखा था ये पॉजिटिव सॉल में आता है। गम, गम इज ऑल्सो सॉल जिसका वैल्यू 0.15 होता है। इसके अलावा एक दो और है सोडियम ऑलिएट, सोडियम ऑलिएट जिसका 0.40 होता है। एंड जो पोटैटो स्टार्च होता है उसका सबसे ज्यादा, पोटैटो स्टार्च इसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन सबसे कम होता है, यानी गोल्ड नंबर उतना आपका कम होना चाहिए। तो गोल्ड नंबर एक टाइप से लायोफिलिक सॉल के स्ट्रेंथ को दिखाता है कि गोल्ड नंबर जितना कम प्रोटेक्टिव लेयर उतना ज्यादा, यानी उतना वो ज्यादा चीजों उसको लायोफोबिक को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। गोल्ड लायोफिलिक सॉल हम क्यों ऐड करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेशन से रोकने के लिए जितना हमें मिलीग्राम लायोफिलिक सॉल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। ओके, और ये तो ये लिखा हुआ आगे जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है कि गोल्ड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट होना क्यों चाहता है। प्रेसिपिटेट होना चाहेगा तब ना उसको प्रिवेंट करोगे। तो ये जो है उसको प्रेसिपिटेट करना चाहता है, और ये जो है आपका वो उसको रोकना चाहता है। दैट इज कॉल्ड द गोल्ड नंबर। ओके, नाउ एक छोटा सा टॉपिक बच गया, उसके बाद में ये जो सॉल्ट टॉपिक है आपका कोलॉइडल वो पार्ट कंप्लीट होगा। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, गोल्ड नंबर ध्यान रखने से फायदा होता है कि किसका प्रोटेक्टिव, कॉम्पिटिटिव पार्ट में बहुत ज्यादा पूछता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बेस्ड कि कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा। बहुत बड़ा नहीं बट एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस जनरली इससे आते हैं। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व के लिए कौन सा पार्ट यानी क्या रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। दो फैक्टर है, पहला चार्ज, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइक चार्ज, यानी अगर सॉल पॉजिटिवली सॉल है और अगर आपने उसमें लाइक सॉल ऐड किया है यानी जिसपे पॉजिटिव है तो वो कोगुलेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों रिपेल करेगा। लेकिन अगर आपने अपोजिट चार्ज वाला ऐड कर दिया तो वो न्यूट्रलाइज होकर के कोगुलेट हो जाएगा। सो प्रेजेंस ऑफ लाइक चार्ज ऑन सॉल पार्टिकल प्रिवेंट देम फ्रॉम एग्रीगेशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ लाइक चार्ज ऑन सॉल particles will
प्रिवेंट देम। अगर लाइक पार्टिकल्स अवेलेबल होगा तो रिपेल करेगा, तो एग्रीगेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रिवेंट देम फ्रॉम एग्रीगेशन, यानी अगर सॉल्व पार्टिकल पे लाइक चार्ज है तो एग्रीगेट नहीं होगा, फ्रॉम एग्रीगेशन एंड हेंस ग्रेविटी का इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, हेंस प्रिवेंट देम फॉर सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन में उसको क्या करेगा, नहीं होने देगा। तो पहला हो गया लाइक चार्ज, एंड दूसरा पोर्शन है आपका सॉल्वेशन ऑफ सॉल्व पार्टिकल, यानी जो दूसरा उसमें ऐड करते हैं वो कैसा, सॉल्वेशन ऑफ सॉल्व पार्टिकल। सॉल्वेशन ऑफ सॉल्व पार्टिकल का क्या मीनिंग होता है कि अगर लायोफिलिक सॉल है तो लायोफिलिक सॉल क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट कर देता है। तो ये हुआ कि लाइक चार्ज अवेलेबल होगा तो वो नहीं होगा, और दूसरा होता है आपका कि आप लायोफिलिक सॉल अगर होगा तो लायोफिलिक सॉल कोagulation से क्या करता है, उसको प्रिवेंट कर देता है। सो लायोफिलिक सॉल क्या करता है, एक लेयर बना देता है, फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है, यानी अगर ऐड करते हैं तो एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड दी सॉल्व, जो फर्दर किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का उसमें अटैच ही नहीं हो देता है, अराउंड द सॉल्व, हेंस लायोफोबिक सॉल्व बिकम्स स्टेबल। ये दो फैक्टर है जिसके जो सॉल्व को क्या करता है, आपका स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। इसके साथ ही जो कोलॉइडल था, कोलॉइडल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि कोलॉइडल को प्रिपरेशन करते हैं, कोलॉइडल को प्योरीफाई किससे करते हैं, और कोलॉइडल का प्रॉपर्टीज, ये यहाँ पे पोर्शन एंड हो जाता है। अब इमल्सन है, जैसे कोलॉइडल क्या था, सॉलिड इन लिक्विड, वैसे इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड का, यानी जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, दैट इज नॉन एज इमल्सन, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।